वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी तक हमने स्टीम इंजन के बारे में पढ़ा है, तो स्टीम इंजन जो है काफ़ी हैवी मशीन होती थी और उसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते थे, तो फ्रिक्शन के कारण लॉसेस ज़्यादा होते थे। हैवी मेंटेनेंस मशीन थी, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि और भी कुछ नया तरीका सूझा या निकाला जाए जिससे कि हम ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तब हमने बनाया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन से बनाया स्टीम टरबाइन। तो आप देख सकते हैं स्टीम टरबाइन क्या होता है। एक प्राइम मूवर जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टीम टरबाइन इज़ ए प्राइम मूवर दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। अब हम देखते हैं कि स्टीम कैन नॉट बी एक्सपांडेड टू बैक प्रेशर इन स्टीम इंजन। हम जानते हैं कि स्टीम का एक और प्रेशर हाई होता है, जो प्रेशर होता है वो एक्सपांशन के बाद कम होते जाता है, और जो स्टीम का एक बैक प्रेशर होता है वो लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर होता है। लेकिन वहाँ तक हम स्टीम को एक्सपांड नहीं कर सकते क्योंकि सिलेंडर एक बंद कंपार्टमेंट होता है और जो पिस्टन के स्लाइड होने पर पोर्ट को ओपन कर देता है। वहाँ उसके एक्सपांशन की और कोई जगह बाकी नहीं रह जाती है, और डबल एक्टिंग के केस में उसे दोबारा उस जगह को खाली करके फिर नई स्टीम भरना पड़ता हो, तो इस प्रकार से वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। बट इन टरबाइन इट इज़ पॉसिबल टू एक्सपांड स्टीम टू लो बैक प्रेशर। जो टरबाइन हमारा सिस्टम है ये एक फ्लो सिस्टम है, इसमें कंटिन्यूअस फ्लो होता है, लेकिन जो स्टीम इंजन होता है उसमें रुक रुक कर हम एक्सपांड करते हैं, है ना, साइक्लिक प्रोसेस में, जबकि यहाँ पर ये कंटिन्यूअस फ्लो प्रोसेस है। ठीक है, स्टेडी फ्लो डिवाइस है टरबाइन, तो यहाँ पर वो रुकने वाला काम नहीं होता है, तो इफ़िशियंसी भी हमें अच्छी मिल जाती है, और तो और जो वर्क आउटपुट है वह भी काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टीम को हाई प्रेशर से लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर तक एक्सपांड कर लिया है, पूरी एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर भी इफ़िशियंसी कुछ मात्रा में कम होती है, लेकिन स्टीम इंजन से काफ़ी अधिक होती है। आगे देखते हैं। इन स्टीम इंजन स्टीम गेट्स एक्सपांडेड इन ए सिलेंडर, बट इन केस ऑफ स्टीम टरबाइन स्टीम इज पास थ्रू ए सीरीज ऑफ nozzles where velocity or say kinetic energy of steam increases, and then this high velocity steam is directed to flow over a series of blades। यहाँ पर सबसे पहले नोज़ल के द्वारा स्टीम को गुजारा जाता है, जिससे उसकी स्पीड या कहना चाहिए उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और अधिक गतिज ऊर्जा वाली यह स्टीम जो है वो ब्लेड के ऊपर से गुजारी जाती है। जैसा आपको इस चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर हम स्टीम को नोज़ल के द्वारा गुजारने के बाद इसे टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर से प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देन दिस हाई वेलोसिटी स्टीम इज़ डायरेक्टेड टू फ्लो ओवर सीरीज ऑफ ब्लेड्स। अब ये ब्लेड की सीरीज़ होती है, कंटिन्यूसली ज़्यादा ब्लेड भी हो सकती हैं, तो इनके ऊपर जब बहती है तो इस प्रकार से हमें मोमेंटम चेंज मिलता है। चेंज इन मोमेंटम के कारण क्या होता है, हाई आरपीएम पर ये सर्कुलर मोशन में ब्लेड्स मूव होने लगती हैं, इसका सर्कुलर मोशन होने लगता है, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए जनरेटर लगाकर। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टीम टरबाइन एक युक्ति है जो रोटरी मोशन करती है, जबकि स्टीम इंजन क्या करता था, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, टू एंड फ्रो मोशन था, उसका पिस्टन वाला मोशन था। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार के फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर एक ही स्ट्रोक में या दो स्ट्रोक में आगे पीछे में पावर वर्क आउटपुट मिलता था, उसे भी हमें बनाए रखने के लिए फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती थी, वहाँ बैलेंसिंग की आवश्यकता होती थी, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती थी। लेकिन यहाँ पर एक ही एंटिटी है, टरबाइन, उसके ऊपर ब्लेड कसी हुई हैं ऑलरेडी, और इसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं हैं, और बियरिंग बुशेस के द्वारा इसमें फ्रिक्शन को और भी कम कर दिया जाता है। तो बहुत ही सिंपल बट
कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन। मैं कहूँगा सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मूविंग पार्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि इसमें जो प्रिसीजन ऑफ वर्क है, प्रिसीजन ऑफ ब्लेड मेकिंग है, वो बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन मांगता है, बहुत ज़्यादा सही होना चाहिए, तब ये काम अच्छे से करता है। इसमें बैलेंसिंग गड़बड़ होने पर 1 ग्राम भी इधर उधर होता है तो मोमेंटम के कारण ये पूरे आपके जनरेशन प्लांट तक को ख़राब कर सकती है, क्योंकि टरबाइन जनरली जो पावर प्लांट में घूमते हैं स्टीम टरबाइन, उनकी स्पीड होती है लगभग 30,000 आरपीएम या उससे ज़्यादा। 30,000 आरपीएम पर कम से कम 1 टन 2 टन 5 टन वजनी जब टरबाइन घूमते हैं तो उसमें यदि थोड़ा सा भी अनबैलेंसिंग कुछ एक्ट हो गया तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टरबाइन बहुत सिंपल उपकरण है, देखने में बहुत सिंपल लगता है, पंखी जैसा लगता है। पंखी की इंस्पिरेशन जब पहली बार बनाया होगा, विंड टरबाइन बनाया होगा, तो वो फूलों से मिल गई होगी। फूलों की पत्तियां भी एक इक्वली स्पेस्ड होती हैं और उनमें भी डिज़ाइन रहती है और वो बहुत ही सिमिलर डिज़ाइन होती है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन होती है ना। जैसे जो हम फूल देखते हैं जनरली, वाइट वाले फूल भी यदि आप देखेंगे तो उनकी डिज़ाइन भी बहुत कुछ इससे मेल खाती। तो हमें सब कुछ प्रकृति से ही इंस्पिरेशन मिलते हैं, तो उन इंस्पिरेशंस का इस्तेमाल करके ये इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है कि हम कितने प्रकार के स्टीम टरबाइन का उपयोग करते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं। पहला है इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स मतलब आवेग। ठीक है, आवेग को हम और सरल भाषा में कह सकते हैं धक्का लगने के कारण जो काम हो। ठीक है, यहाँ पर हमने फिक्स्ड नोजल ली, इससे स्टीम को प्रवाहित किया एक मूविंग ब्लेड वाले व्हील के ऊपर, है ना, व्हील जिसके ऊपर ब्लेड्स माउंटेड है, इसी को हम क्या कह देते हैं, टरबाइन। तो इस प्रकार से स्टीम के धक्के के कारण, इम्पल्स के कारण ये टरबाइन घूमता है, तो ये हो जाता है इम्पल्स टरबाइन। और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में आप देख सकते हैं ये एक व्हील है जिसमें अंदर से स्टीम सप्लाई की जा रही है और ये स्टीम को यहाँ नोज़ल के द्वारा इधर फेंका जा रहा है, यहाँ नोज़ल के द्वारा इधर फेंका जा रहा है। तो अब देखिए, जब नोज़ल से स्टीम इधर की ओर फेंकी जाएगी या बाहर निकलेगी तो इसमें जो रॉकेट प्रपल्सन होता है, या रॉकेट आपने देखा होगा, रॉकेट में भी धुआं और चिंगारी वो नीचे की ओर जाती है और रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो इस प्रकार से इसमें जो मूवमेंट पैदा होगा वो इसे किधर घुमाएगा, इधर क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से ये भी इधर घुमाएगा। तो ये मूविंग नोजल्स वाला जो टरबाइन होता है उसको रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। ठीक है, आपको रॉकेट से याद रहेगा, इसमें प्रतिक्रिया के द्वारा टरबाइन घूमता है। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल टरबाइन नहीं है, इसे अभी तक मतलब एक्चुअल में यूज़ नहीं किया गया क्योंकि ये थोड़ा सा अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, इसे इसलिए एक्चुअल में इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी जगह पर मिक्स्ड इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन या मिक्स्ड फ्लो वाला टरबाइन हम यूज़ करते हैं, जो इम्पल्स भी होता है और रिएक्शन भी होता है। ठीक है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। अब ये इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट रहता है। ये जब टरबाइन ब्लेड्स को आप ऊपर से देखते हैं, रेडियल डायरेक्शन में देखते हैं, तब उसकी ब्लेड्स कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। तो इसमें सीरीज़ ऑफ ब्लेड्स हम लगा देते हैं जिसमें से कुछ फिक्स्ड नोज़ल होती हैं या फिक्स्ड ब्लेड होती हैं, है ना, और इसके नीचे होती है मूविंग ब्लेड या इसके साइड में होती है मूविंग ब्लेड्स। तो स्टीम जब यहाँ से आती है तो ये एक प्रकार से मूविंग ब्लेड्स जो हैं वो यहाँ इसके सपोर्ट से ब्लेड्स को, टरबाइन को रोटेट करती हैं। तो ये एक प्रकार से इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन दोनों का काम करने लगता है, दोनों का यूज़ हो जाता है, मिक्स्ड फ्लो हो जाता है। तो ये हो गया आपका टरबाइन का इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन। इसके और अच्छे डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, बुक में दोनों के डायग्राम और अच्छी तरह से दिए हुए हैं। ये आपको दिख रहा है, ये एक इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल डायग्राम है। ये इस प्रकार से मूविंग ब्लेड्स हैं, टरबाइन है, और इसके ऊपर एक फिक्स्ड नोज़ल से हम स्टीम को स्प्रे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बॉयलर से ये स्टीम आकर स्टीम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देती है। ये बियरिंग वगैरह होती हैं, ये ब्लेड है आपकी, ये डिस्क है। ठीक है, टरबाइन को घूमने की दिशा ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और रिएक्शन टरबाइन के लिए
ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छा दिखेगा। इसमें समझ सकते हैं कि ये एक सिलेंड्रिकल हॉलो सेक्शन है जिसमें 4 नोज़ल लगाई हुई हैं। चारों नोज़ल में से एक ही डायरेक्शन में स्टीम आउट हो रही है और स्टीम का सप्लाई यहाँ से दिया गया है बॉयलर से, जो स्टीम आएगी वो इधर से सप्लाई दी गई है और ये बियरिंग पर माउंटेड है, दोनों तरफ से सपोर्ट है इसे। तो इस प्रकार से जब स्टीम तेज़ी से बाहर निकलेगी तो उसकी रिएक्शन के कारण ये इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने लगेगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। और ये मैंने बताया था स्थिर एवं चलायमान फलकें यानी मूविंग एंड फिक्स्ड ब्लेड्स। तो इस प्रकार से ये सीरीज़ ऑफ टरबाइन होते हैं, या कहना चाहिए उसको हम आगे पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है। आगे ये होता है कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, भाप टरबाइनों का बहुपदन, है ना। मल्टी स्टेज टरबाइन होते हैं इसमें। इस प्रकार से आवेग टरबाइन के लिए बताया गया है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और एक होती है प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक है। तो इन सब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम आगे देखेंगे। लेकिन उसे समझने के लिए पहले हम आते हैं वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पल्स टरबाइन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताने के लिए इसे अच्छे से प्रिपेयर किया है ताकि आप याद रखें और एक ही बार में अच्छे से सीख जाएं। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं वेलोसिटी डायग्राम फॉर इम्पल्स टरबाइन। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ध्यान करेंगे कि जूते किस प्रकार के होते हैं, है ना। लगभग जो हम जूते पहनते हैं बस उसको आपको दिमाग में रखना है और शुरुआत करनी है इस प्रकार से। यहाँ आप बना देंगे, ये हो गया। इसके बाद ये आपने सिर्फ एक जूते को समझकर डिज़ाइन बना दी है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या क्या मिल गया। सबसे पहले यहाँ पर जो स्टीम की सप्लाई होती है वो किससे होती है, नोज़ल के द्वारा होती है। बॉयलर से आकर एक नोज़ल से हम उसे स्पीड बढ़ाते हैं उसकी। तो ये हमारी नोज़ल है जिससे जो स्टीम है वो इधर से सप्लाई हो रही है। जब स्टीम इधर से आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं v1, ठीक है। तो ये स्टीम की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। अब ये जो वेलोसिटी होती है स्टीम की, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्ल जो स्टीम को घुमाने में काम करता है, और दूसरा होता है फ्लो जो सिर्फ फ्लो करता है, उसका ब्लेड पर कोई इफेक्ट खास नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि हमारे टरबाइन कहाँ है, टरबाइन ब्लेड्स कैसी हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक पॉइंट देखना पड़ेगा। हम मान लेते हैं ये वाला वो पॉइंट है जिस पर ब्लेड अटैच्ड है, ठीक है। अब रिएक्शन टरबाइन की इम्पल्स टरबाइन की ब्लेड देखिए, ये इस प्रकार से रहती है, ये चंद्राकार आकृति में ज़्यादा बेंडेड रहती है। तो हमको बस ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो हमने ये बना दिया ब्लेड, ठीक है। तो ये हमारी ब्लेड हो गई। अब इसमें जो हमें पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को हम कनेक्ट कर देंगे ऊपर तक। इसे हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 वेलोसिटी मिली हैं, जिसमें से पहली वेलोसिटी है u, ठीक है। तो ये जो u वेलोसिटी है ये किसकी वेलोसिटी है, ब्लेड की वेलोसिटी है, ब्लेड की पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ ब्लेड, ठीक है। तो ये हो गई u। अब एक v है, v1 है, एक u है। इन दोनों के कारण ये जो रिजल्टेंट कहना चाहिए, रिजल्टेंट कहिए या रिलेटिव इज़ द बेस्ट वर्ड, रिलेटिव वेलोसिटी जनरेट होगी। अब देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी ये। आपको सीधे याद रखना, ऊपर से यहाँ से स्टीम आ रही तो सारी वेलोसिटी इधर नीचे जाने वाली होंगी, ये वाली भी नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वेलोसिटी कौन सी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हमने नाम दे दिया VR1। हम इसके सीक्वेंस वाइज लिखते जाते हैं, कौन कौन सी वेलोसिटी हमने लिख चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, v1, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा u, अब हमने देखा VR1, ठीक है। अब हम देखेंगे 2 और प्रकार की वेलोसिटी, जो कि मैंने बताया था आपको कि एक कंपोनेंट होता है वर्ल कंपोनेंट,
VW1 नाम देंगे इसको। वर्लिंग, वर्लपूल कंपनी का नाम सुना है आपने। वॉशिंग मशीन घूमती है, इधर भी घूमती है, इधर भी घूमती है, दोनों तरफ घूमकर कपड़ों को साफ करती है। तो ये है वर्ल वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी ही ब्लेड को घूमने में मदद करने वाली है। और जो दूसरी वेलोसिटी है वो है हमारी VF1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दोनों को, VW1 और VF1। तो हमारे पास अब ये 5 प्रकार की वेलोसिटी हुई, इसीलिए इसे वेलोसिटी डायग्राम कहते हैं, सब वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये अपर वेलोसिटी डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने ये सारी वेलोसिटीज़ देखी हैं। मैं नाम आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको नाम इस को देखते देखते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ आपने देखा होगा। R मतलब रिलेटिव, W मतलब वर्ल, F मतलब फ्लो वेलोसिटी। V1 क्या थी, किसकी वेलोसिटी है, सबसे पहले वेलोसिटी किसके पास है, भाप के पास, उसके बाद ही तो टरबाइन घूमेगा। तो जिसमें कुछ नहीं लिखा है वो क्या है, किसकी वेलोसिटी है, स्टीम की। और U किसकी वेलोसिटी है, ब्लेड की वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब हम नीचे वाला डायग्राम बनाएंगे। तो मैंने कहा था आपको जूता याद रखना है, तो पहला जूता सीधा था क्योंकि वो ऊपर था, नीचे वाला जूता उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला जूता हम ऐसे बनाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, और ये, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें बीच वाली लाइन बनाना है, तो बीच वाली लाइन हम बना देते हैं। इस बार रेड से नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है। अब ऊपर आपको एक रूल याद रखना है, नंबर 5 + 2 = 7। अब ये 5 तो वेलोसिटी पढ़ ली थी, लेकिन अभी भी 2 चीज़ें बाकी हैं। एक एंगल जो कि वेलोसिटी ऑफ स्टीम किसके साथ बनाती है, स्टीम वेलोसिटी जो है वो बनाती है U के साथ, उसको कहते हैं अल्फ़ा, ठीक है। या इसको हम एंगल बोल देते हैं अल्फ़ा, ठीक है। दूसरा है जो रिलेटिव वेलोसिटी एंगल बनाती है, उसको कह देते हैं थीटा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ हमने और देख ली कि अल्फ़ा स्टीम की वेलोसिटी है, एंगल है स्टीम की वेलोसिटी का U के साथ, और थीटा रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल है U के साथ, ठीक है। तो ये 2 एंगल हमारे पास हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, V1। यहाँ पर कौन सा क्या होगा, सबसे पहली चीज़, जो ब्लेड है वो मूव कर रही है, एक ही स्पीड से मूव कर रही है। तो हमको याद रखना है, यहाँ पे हम चाहते तो इसको U1 लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको U लिखा, इसलिए U बराबर U, इसकी वेलोसिटी जो U यहाँ पर है वो वेलोसिटी U यहाँ पर भी बनी रहेगी। तो ये हो जाएगी U वेलोसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने U लिख लिया। अब दूसरी चीज़ आती है वेलोसिटी, कौन सी वाली, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ बीच में था, यदि आप ऐसा सोच के कि ये बीच में था तो यहाँ पे भी बीच में होगा, वहाँ बना देंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें क्या याद रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, बताइए। रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ब्लेड की किससे रिलेटिव वेलोसिटी है, स्टीम की वेलोसिटी से। ब्लेड की वेलोसिटी और स्टीम की वेलोसिटी में जो अंतर है वही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी जब स्टीम अपना काम कर चुकी होगी तो वो ज़्यादा होगी या कम होगी। देखिए, जब स्टीम अपना काम कर चुकी होगी तो स्टीम की वेलोसिटी कम हो जाएगी और ब्लेड की वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। देखिए, या ब्लेड की वेलोसिटी मान लीजिए U है, तो यदि रिलेटिव वेलोसिटी जो है, यदि स्टीम की वेलोसिटी कम करने के बाद कम हो रही है और ये कांस्टेंट है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो VR2 जो होगा हमारा, VR2 कहाँ पर होगा, ये हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। अब U और VR1 के साथ क्या है, V1 था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V2, ठीक है। तो देखिए, V1 भाप की वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब कम हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी कम थी, अब ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। अब याद भी कौन सा रखना है, तीसरी चीज़ जो याद रखने की है वो है वर्ल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वर्ल।
अब आपके पास पहले इतनी सारी वेलोसिटी थी, उसके दो कंपोनेंट थे Vf1 और Vw1। जब इसकी ये वेलोसिटी कम हो गई, V2 जब कम हो गई तो इसकी व्हर्लिंग वेलोसिटी भी जा चुकी होगी, क्योंकि इसने ब्लेड को घुमा दिया है। तो अब व्हर्लिंग पावर तो उसकी बची नहीं, तो वो कितनी सी रहेगी, छोटी सी। तो ये हो जाएगी Vw1। पहले देखिए Vw1 यहाँ से यहाँ तक थी, अब कितनी बची, केवल यहाँ से यहाँ तक। U तो हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या देख लिया है, V1 ज़्यादा थी, V2 कम हो गई। तो V1 ज़्यादा थी, V2 कम हो गई। VR1 कम थी, VR2 ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो VR2, तो ये देखिए ये ट्राइंगल जो है इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। जब ये कांस्टेंट है तो इसके बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा और इसके बढ़ाने पर ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इतना समझ में आ गया। वर्ल वेलोसिटी देखिए, वर्ल वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ बहुत कम हो गई, Vw2 VR2। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये VR2 हो गई, ये ज़्यादा हो गई, Vw2 ये कम हो गई। अब है फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं है, लेकिन जनरली ये जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो लगभग बराबर ही रहती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई फ्लो में काम करने वाली तो है नहीं। फिर भी यदि हम एक तरीके से देखें तो स्टीम का ये वाला जो कंपोनेंट है वो ब्लेड से और उसके हब से, शाफ्ट से टकराकर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन जनरली वो उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम इसको बराबर मान लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आती है बात बीटा। देखिए अल्फ़ा किसके बीच में एंगल था, V1 और U के। तो अब बीटा जो एंगल होगा वो किसके बीच में हो जाएगा, V2 और U के बीच में। तो अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा V2 का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बीटा। और थीटा कौन बना रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ पर जो बनाएगा वो हो जाएगा फाई। तो देखिए अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ कम थी, अब बढ़ गई, बीटा हो गई। बीटा क्या हो गया, देखिए ये बढ़ गया। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, ज़्यादा है, और ये इधर के आकर जो फाई है वो क्या हो गया, थीटा की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, और फाई की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये जो मैं बना रहा हूँ ऐसा मुझे किसी ने बताया नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये ज़रूरी है कि क्या चीज़ कम हो रही है, क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ट्राइंगल में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, कुछ छोटी होती हैं तो कुछ बड़ी होती हैं। वही मैग्नीट्यूड बताती हैं वेलोसिटी का, और उस कॉन्सेप्ट से मैग्नीट्यूड यदि आपको पता है किसका कम और किसका ज़्यादा है, तो आप उससे डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी वेलोसिटी कहाँ होगी, ठीक है। अब लास्ट वेलोसिटी जो बची है Vf, ये 2 थी, तो ये इसको डायग्राम में हम कहाँ दिखाएंगे, ये भी नीचे की ओर जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी Vf2। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा लगभग 23 मिनट का भी हो चुका है। तो ये जो हमारा डायग्राम है ये कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के साथ ही हमने क्या देखा कि ऐसी केवल एक ब्लेड नहीं है, ये एक हब पर माउंटेड है, यहाँ एक हब है, और ऐसी बहुत सारी ब्लेड्स है ना। तो किसी एक ब्लेड के लिए हमने जो डायग्राम बनाया है वो सभी ब्लेड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाना है आपने बहुत ध्यान से देख लिया। अब एक चीज़ बचती है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी में जो अंतर है या उसमें जो रेशो है वो क्या चीज़ होती है। तो वैसे तो VR2 को VR1 के बराबर होना चाहिए यदि फ्रिक्शन नहीं है तो, क्योंकि U बराबर U है ऑलरेडी। तो यदि ये VR1 VR2 के बराबर हो गई तो क्या हो जाएगा, तब होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस मोशन होगा। लेकिन जनरली ये बराबर नहीं होती हैं। ये इस प्रकार से रहता है VR2 = K × VR1। K एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो जनरली 0.7 से 0.9 के बीच होती है। तो इस प्रकार से ये दिया हुआ हो तो हम निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कम ज़्यादा हो सकता है, ये मैंने इस डायग्राम को समझाने के लिए आपको बताया है।
और जो बुक हैं उनमें भी डायग्राम अलग अलग होता है। मुझे जिस बुक में ये डायग्राम अच्छे से समझ में आया मैंने वो वाला आपको समझाया है। इसमें भी करेक्शन हो सकते हैं इसमें, लेकिन बाकी जो बुक है मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ और ये डायग्राम लगभग सही है। ये जो पोर्शन है ये कम ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए बनाना, ठीक है। एटलीस्ट जितने भी ये वेरिएबल्स हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि कौन सी वेलोसिटी किसकी है, कौन सा एंगल किसके बीच में बन रहा है, और थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये सभी वेक्टर डायरेक्शन है। जैसे आप ये ट्राइंगल देखेंगे तो इस ट्राइंगल में VR1 प्लस U इज इक्वल टू V1 या V1 इज इक्वल टू VR1 प्लस U, ये आप बना सकते हैं। ये वाले जो ट्राइंगल है इसमें देखिए U की वेलोसिटी किधर होगी, अब ये एग्जिट वेलोसिटी है, एग्जिट वेलोसिटी में जो वर्ल्ड वेलोसिटी और U है ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो यदि इधर होती है ये डायरेक्शन भी इधर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम देखेंगे तो VR2 इज इक्वल टू V2 प्लस U, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इनके जो वेक्टर लॉज हैं उनको देखकर इसे समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।